दिस इज लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम जंप और लूप की इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। बाय डिफॉल्ट द सीपीयू लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम सीक्वेंशली। इस असेंबली के अंदर सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं कमांड्स, जैसे कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन लूप या जंप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। A transfer of control or branch is a way of altering the order in which statements are executed. There are two basic types of transfers: unconditional transfer and conditional transfer. Unconditional transfer control is transferred to a new location in all cases. अब इस ट्रांसफर में कोई कंडीशन नहीं होती। जब भी इसके ऊपर आएंगे अनकंडीशनल ट्रांसफर की कमांड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली उस लेबल के ऊपर जो है वो जंप कर जाएगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। New address is loaded into the instruction pointer, causing execution to continue at the new address. तो जिस जगह पर हमने लेबल लगाया होगा वो उस जगह पर उस एड्रेस से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इसके लिए JMP यानी जंप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। कंडीशनल ट्रांसफर द प्रोग्राम ब्रांचेस इफ ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। इसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन हो तो जंप होता है, अदरवाइज वो जंप नहीं होता। अगर कंडीशन ट्रू हो तो जंप होगा, अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो वो जंप नहीं होगा। फिर जो ऑलरेडी जो सीक्वेंस चल रही है, फिर उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती रहती हैं। The JMP instruction causes an unconditional transfer to a destination आइडेंटिफाइड बाय ए कोड लेबल। तो किस जगह पर उसने जंप करना है, ये हम कोड का लेबल लगा के करते हैं। कोड लेबल कैसे लगाते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके लिए आइडेंटिफायर के रूल्स वगैरह ये हमने चीज़ें काफ़ी डिस्कस कर ली हैं। तो अगर हम कोड लेबल कहीं पे लगाएं और जंप लिख के कोड लेबल नेम लिखते हैं, जंप देन कोड लेबल नेम, तो वो उस लेबल के ऊपर, यहाँ पे डेस्टिनेशन की जगह कोई भी लेबल हो सकता है, हम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, वो उस लेबल के ऊपर फिर जंप कर जाएगा। When the CPU executes an unconditional transfer, the offset of destination is moved into the instruction pointer. तो इसमें instruction pointer का क्या रोल है? Instruction pointer हमारा जो instruction execute होनी है उसका address hold करता है। तो जब हम लेबल पे किसी इसको जंप करवाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अपडेट होके उस लेबल पे चला जाता है। तो उस लेबल का जो एड्रेस होगा या ऑफसेट होगा वो फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में सेव हो जाता है। फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे ये होगा कि न्यू लोकेशन से फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। The jump instruction provides an easy way to create a loop by jumping to a label at the top of the loop. तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम एक एंडलेस लूप लगा सकते हैं उस लेबल के ऊपर, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो ना कंडीशन चेक होगी और ना ही वो लूप फिर एंड होगा। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में लिखा है, एक टॉप का लेबल का है, यहाँ पे सेंटर में कुछ लाइंस हो सकती हैं, कुछ भी कोड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लेट से बहुत सारे कोड लाइंस लिखी हुई हैं। जब मैं जंप टॉप करूँगा तो ये जब यहाँ पे आएगा, ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जंप करा देगा इसको टॉप के ऊपर। यहाँ पे जंप होने के बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये आ जाएगी इंस्ट्रक्शन जंप टॉप वाली, फिर ये वापस टॉप पे कर देगा। तो ये एक एंडलेस लूप यहाँ पे लग जाएगा। The jump is unconditional, so a loop like this will continue endlessly. क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है जिसको चेक करके हम इसको ब्रेक कर सकें, तो ये लूप फिर एंडलेसली चल जाएगा। इसको अगर एग्जिट करना है तो इसके लिए फिर हमें एग्जिट दी लूप यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है जी लूप इंस्ट्रक्शन, लूप अकॉर्डिंग टू ECX। इसको हम ये भी नाम देते हैं लूप अकॉर्डिंग टू ECX। ECX इज काउंटर। जैसे कि मैंने जब रजिस्टर पढ़ाए थे तो मैंने कहा था ECX को एज ए लूप काउंटर यूज़ करते हैं। मतलब ये लूप, जब भी हम लूप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो कितनी दफ़ा ये लूप चलना है ये डिपेंड करेगा ECX की वैल्यू के ऊपर। अगर ECX की वैल्यू 10 होगी तो ये लूप जब भी लगाया जाएगा तो लूप 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है जी। तो इट रिपीट्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन
ये इसमें एंडलेस लूप नहीं होगा, बल्कि ये नंबर ऑफ टाइम्स ये हम बता सकते हैं ECX में वैल्यू रख के। ECX इज ऑटोमेटिकली यूज्ड एज अ काउंटर, तो ऑटोमेटिकली ECX को वो देखेगा जब भी लूप यूज़ किया जाएगा, तो किसी और रजिस्टर को एज ए लूप काउंटर यूज़ नहीं किया जा सकता। लूप के लिखने का तरीका सिंटेक्स ये है कि लूप डेस्टिनेशन, अगेन वही तरीका है। एक तो हमने लूप बताना है और हमने ये बताना है कि ये लूप किस लेवल पे लगे, तो लेवल का कोई भी नेम हो सकता है। The loop destination must be within 128 to 127 bytes of the current location counter. ये इसका डेस्टिनेशन का साइज होना चाहिए इस रेंज के अंदर। लूप की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये 2 स्टेप करती है। सबसे पहले ECX में जब एक लूप साइकिल चल जाता है तो ECX में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड के ऊपर लूप की इंस्ट्रक्शन ECX को कंपेयर करती है 0 से। ECX को 0 से कंपेयर करने का मतलब ये है कि ECX में 0 हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने 50 रखा ECX में वैल्यू, जब पहला साइकिल चलेगा लूप का तो ये 49 हो जाएगा क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर वो चेक करेगा ये 49 0 है कि नहीं। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स लूप विल कंटिन्यू। ये स्टेप चलता रहेगा, ये 2 काम होते रहेंगे। एक सौ 1 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा और साथ साथ वो चेक करता रहेगा कि ये 0 हो रहा है कि नहीं। जब आपका 0 हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्ट होते होते आखिरी साइकिल के ऊपर, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि लूप एंड हो जाएगा। फिर लूप एंड हो जाएगा तो लूप से आगे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी, ये लूप एंड हो जाएगा। ECX की वैल्यू 50, 10 जो भी हमें रखनी हो हम वो रख सकते हैं। If ECX is not equal to 0, a jump is taken to a label identified by destination. Okay. Otherwise, if ECX equals 0, no jump takes place. इस एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं जी, वी ऐड 1 टू AX। ओके, AX में हम एक ऐड कर रहे हैं ईच टाइम दी लूप रिपीट, ठीक है। AX में हम 1 ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट AX कर रहे हैं और ये चीज़ एक लूप के अंदर है। ओके, अब ये जितनी दफ़ा लूप चलेगा AX में 1 ऐड होता जाएगा। इनिशियली A में 0 वैल्यू, ठीक है। तो जब ये सारे ऐड होते जाएंगे तो ये जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी ही वैल्यू AX में होगी। अब ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, तो हमें ECX में वैल्यू रखनी है। लेट्स से कि हम लूप 5 टाइम्स चलाना चाहते हैं तो हम ECX में 5 रखेंगे, तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और लूप के अंदर एक ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इंक्रीमेंट AX। इनिशियली 0 था, पहले लूप के ऊपर AX में 0 + 1 होके 1 मिल जाएगा, नेक्स्ट में फिर 1 + 1 होके 2 मिल जाएगा। इस तरह से 5 टाइम्स लूप चलेगा तो एंड रिजल्ट AX में 5 हो जाएगा। जब ECX में 0 हो जाएगा तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा और एंड पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी AX इज इक्वल टू 5। A common programming error is to inadvertently initialize ECX to 0 before beginning a loop। तो ये कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है कि हम ECX को 0 से इनिशियलाइज कर दें। सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें और डिक्रीमेंट होगा तो ये नेगेटिव में वैल्यूज चली जाती हैं। तो इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करना, बल्कि जितना हमने लूप चलाना हमने उस वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना है। अगर 0 दे देते हैं और इफ दिस हैपन्स द लूप इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट्स ECX टू FFF, यानी उससे माइनस करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी और आपका लूप इतने टाइम्स चलेगा 4294 96 7296। तो ये एक प्रोग्रामिंग एरर अक्सर होता है लॉजिकली, ECX में हमने 0 नहीं देना होता। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है ECX इज इंक्रीमेंटेड विद इन द लूप। हमने ऐसा लूप लगाया कि जिसमें ECX में इजाफा हो रहा है। अब इससे ज़्यादा लूप लगाएंगे तो ये लूप कभी एंड नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंक्रीमेंट ECX कर दिया, अब ये जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतने उतने इसमें ऐड होते जाएंगे
जितनी दफ़ा लूप चलेगा ECX अपडेट होके ज़्यादा होता रहेगा, तो ये कम नहीं होगा, तो ये एक एंडलेस लूप चलेगा। बेहतर अप्रोच तो ये है कि ECX को लूप के अंदर अपडेट ना किया जाए, उसको यूज़ ना किया जाए और रजिस्टर्स को यूज़ किया कर लिया जाए। तो बेहतर अप्रोच ये है कि ECX को इनसाइड यानी कि लूप जो है वो अपडेट ना किया जाए, बल्कि पहले जो कर लिया बस उस लूप को सीधा एग्जीक्यूट कर लिया जाए। लेकिन अगर हमें ECX को लूप के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है, तो उसका बेहतर हल ये है कि हम उसे किसी एक वेरिएबल के अंदर पहले सेव कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ इस लूप को 100 टाइम्स एग्जीक्यूट करना, तो इनिशियली ECX में 100 होगा। इट मीन्स कि ये लूप टॉप तक जो है, ये इंस्ट्रक्शन मेरी 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ इनसाइड द लूप, ECX को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे किसी एक वेरिएबल काउंट में सेव कर लेता हूँ। ओके, जब ये लूप चल जाएगा तो मैं अपना काम करने के बाद ECX को चेंज करके मॉडिफाई करने के बाद जो करना है वो कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस ECX को अपडेट कर दूँ अपने अकाउंट से, जो कि पहली वैल्यू थी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 के बाद ये 99 हुई, 99 इसमें सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये 99 टाइम चलेगा, फिर ये 98 होगा, फिर दोबारा अपडेट होकर 98 आ जाएगा इसमें। चाहे मैं इस लूप के अंदर ECX को बार बार चेंज कर रहा हूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे एंड पे आकर दोबारा रीसेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया है। ओके जी, नेस्टेड लूप अगर लगाने हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। When creating a loop inside another loop, special consideration must be given to the outer loop counter in ECX. You can save it in a variable. तो वही अप्रोच नेस्टेड लूप के अंदर भी हम कर सकते हैं कि हम उसे किसी वेरिएबल के अंदर सेव करें। अब हम चाहते हैं कि हम दो लूप लगाएं, ठीक है, एक L1 के लेवल के लिए और एक L2 के लिए, मतलब दो नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर एक और लूप है। तो नेस्टेड लूप इस तरह से हम लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खासतौर पर अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। दो लूप में लगाना चाहता हूँ, लेकिन काउंटर मेरा डिफ़ॉल्ट जो है वो ECX है। मैं किसी और रजिस्टर को एज ए लूप काउंटर यूज़ नहीं कर सकता। तो दो लूप लगाने हैं तो एक रजिस्टर को यूज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं पहले आउटर लूप के लिए ECX में 100 रख देता हूँ। अब मेरा जो आउटर लूप है वो L1 है, जो कि यहाँ से यहाँ तक 100 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा इनर लूप जो है वो 20 टाइम्स चले, ठीक है। अब 20 टाइम चलाने के लिए मुझे दोबारा इसी इसको 20 करना पड़ेगा। जब मैं इसको 20 करूँगा और फिर ये लूप चलाऊँगा तो फिर मेरा बाहर वाला लूप में 19 आएगा, क्योंकि 20 एक दफ़ा चल के इनर लूप 20 टाइम चल के फिर हमें क्या दे देगा जी, 19 दे देगा। तो इसी में 19 आ जाएगा, फिर मेरा आउटर लूप 19 टाइम चलने लग जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटर लूप 100 टाइम चले और इनर लूप 20 टाइम चले। तो इसका सोल्यूशन ये है कि पहले हम ECX में 100 रखते हैं आउटर लूप के लिए, फिर हम इस ECX को जो है वो एक काउंट वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। काउंट वेरिएबल में सेव करने से ये होगा कि हम इसको दोबारा रीसेट कर सकेंगे। अब जब ये फर्स्ट टाइम चलेगी, लाइन एग्जीक्यूट होगी, ECX में 100 होगा, पहले दफ़ा आउटर लूप आएगा तो इसमें 99 हो जाएगा, ठीक है। हम ECX को फिर 20 करेंगे। 20 करने के बाद जब इनर लूप चलेगा तो ये 20 हमारा दोबारा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस लूप से हम बाहर आएंगे, एग्जिट होंगे, तो हमें वापस ECX को रीस्टोर करना है, तो हम काउंट को मूव कर देंगे, जो कि मेरा 99 है, वो मेरा वापस ECX में आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये फिर 99 ECX को लगेगा, फिर आउटर लूप 99 चलेगा, फिर 98 होगा, 97 होगा। तो इस तरह से हम लूप के लिए इनको ECX काउंटर को सेव कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को यूज़ करके जो अभी तक हमने पढ़ी है, हम इंटीजर एरे को सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन कह लें कि अभी तक जो पढ़ा है हमने, लूप्स और इनसे एडिशन की इंस्ट्रक्शन जो वगैरह जो अभी तक पढ़ी हैं, उनको यूज़ करके हम सम कर सकते हैं किसी भी इंटीजर एरे को। इंटीजर एरे को सम करने के लिए ये स्टेप्स चाहिए हमें। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, कि असाइन द एरेज एड्रेस टू ए रजिस्टर दैट विल सर्व एज एन इंडेक्स ऑपरेंड, ठीक है। तो एरे को इंडेक्सिंग चाहिए हमें, पहला एलिमेंट उठाना होगा तो उसके इंडेक्स उठाना होगा।
तो इसको हम इसकी एड्रेस को रजिस्टर के अंदर सेव कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम इनिशियलाइज द लूप काउंटर टू द लेंथ ऑफ अरे। तो सेकंड स्टेप में हम अरे की लेंथ फाइंड करनी है, कितने एलिमेंट्स हैं और उतने टाइम्स हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। तो काउंटर में हमें वो वैल्यू रखनी होगी। अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 लेंथ होगी, तो 10 हमें ऐड करने होंगे, 10 टाइम्स हमें लूप चलाना होगा। थर्ड स्टेप के ऊपर हमने असाइन 0 टू द रजिस्टर दैट एक्यूमुलेट्स द सम। तो एक रजिस्टर बनाना होगा जिसके अंदर हमने अपना जो सम आ रहा है उसको सेव करना है। तो इनिशियली उसके अंदर हम 0 वैल्यू रखेंगे। एक लेबल बनाना है जो कि मार्क करेगा बिगनिंग ऑफ द लूप। इन द लूप बॉडी ऐड ए सिंगल एरे एलिमेंट टू द सम। तो हमने लूप के अंदर एरे को सिंगल एलिमेंट को पहले सम करना है, फिर हमने इस पॉइंट के ऊपर उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर देना। मतलब पहले दो ऐड होंगे, फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड ऐड होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें फोर्थ एलिमेंट ऐड होगा। इस तरह से एडिशन होती जाएगी। इस सारे काम के लिए हम एक लूप इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे ताकि ये काम लूप के अंदर हो, हमें बार बार इंस्ट्रक्शन ना लिखनी पड़े। तो इसका कोड भी देखते हैं अभी, और इसको कैसे करना है इसको आगे चलते हैं। ये हमारे पास इसका कोड है। इसके अंदर इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं कि एक एरे बनाई है डी वर्ड की 32 बिट है, ठीक है, और इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी कि हमने इन सबको सम करना है यूजिंग लूप की इंस्ट्रक्शन यूज करके इसको सम करना है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं ये मुझे पता होगा तो उतने टाइम्स ही मुझे लूप चलाना है, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अगर देखूं तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 4 टाइम्स लूप चला सकता हूँ, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मे बी हम यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हो, ये 10 हो, मे बी हो सकता है ये अननोन हो, 9 हो, 8 हो, हमें ना नज़र आ रही है, यहाँ पे तो नज़र आ रही है। तो प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैं इसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने पहले पढ़ा है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। लेंथ ऑफ इंट एरे अगर करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं, फिर मैं इसको एक लूप इतने टाइम्स चलाना है जितनी लेंथ है, तो मैं इसको ECX में मूव कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेप के ऊपर हमने इंट एरे का ऑफसेट रखा है EDI के अंदर। इसका जो मुझे एड्रेस है वो चाहिए, वो मैंने इंट एरे में सेव कर लिया। ये मुझे ऑफसेट इसलिए चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा एडिशन करना, इस एड्रेस से पहला एलिमेंट उठाऊँगा। ऑफसेट इंट एरे मींस दिस एलिमेंट। हमेशा जो डाटा जब हम बनाते हैं, कोई एरे बनाते हैं, तो वो उसका ऑफसेट होल्ड करता है, और वो ऑफसेट मेरे पास यहाँ पे उसका फर्स्ट एलिमेंट का होगा। नेक्स्ट पे जाना है तो हम इसको आगे इसको कर सकते हैं, इनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी चीज़ें देख चुके हैं कि इसको कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम मेरे पास ये है कि मैंने एक रजिस्टर ले लिया है EX जिसमें वैल्यू 0 रखी है। मैं चाहता हूँ कि इसमें सम को ना सेव करना। इस टाइम पर इनिशियली मैंने सम 0 रखा है, इसमें अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है जैसे कि प्रीवियस स्टेप्स थे। ठीक है, एक लूप के लिए हम लेबल लगा लेते हैं L1, ठीक है, ये कॉलन लगाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, और एंड पे मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, जो कि ऐसे होगा। अगर इस सारी ड्राइंग पे इस कोड के ऊपर अगर हम वर्क करें तो ये एक लूप है। अभी तक हमने जो काम किया जो इस लेवल तक चलेगा, और ये आपकी जितनी लेंथ हो उतने टाइम चलेगा। इन दिस केस ये 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने अपना ओरिजिनल काम करना है, और मेरा ओरिजिनल काम ये है कि सबको ऐड करना है आपस में, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऐड करता हूँ EAX में EDI। इनिशियली EAX में 0 है, तो EDI इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको ऐड कर देगा। जब हम EDI में इस टाइम पर ऑफसेट एंटर रहेगा, जब मैं इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो उसका एलिमेंट उठा लेगा।
जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो उसको आगे इस एड्रेस की वैल्यू को लेगा, इस एड्रेस को नहीं लेगा, इस वैल्यू को लेकर वो इसमें ऐड कर देगा। तो ज़ीरो में जब 10,000 ऐड होगा तो ये इंटीजर ऐड होकर 10,000 दे देगा। तो ये मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, मैंने पहला डिजिट जो है वो अपने सामने सेव कर लिया। मैं अपना एंड रिजल्ट EX में ले रहा हूँ। नेक्स्ट ये है कि मुझे अगले नंबर की भी तैयारी करनी है। अगर मैं इसको ऐसे ही चलने देता हूँ और मेरा लूप जब नेक्स्ट साइकिल के ऊपर आएगा तो EDI में अभी भी वही ऑफसेट है जो कि इसका है। तो 10,000 इसमें सेव हो गया था, EX में 10,000 ही फिर ऐड हो जाएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट साइकिल के ऊपर इस नंबर को ऐड करना है। तो EDI में नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस सेव करना है। तो नेक्स्ट एड्रेस सेव करने के लिए हमें पता है D वर्ड है, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट के ऑफसेट में हमने +4 करना है। +4 करेंगे तो वो फिर नेक्स्ट एड्रेस में पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। अगेन अगर इसको फ्लेक्सिबल बनाना है तो वो करने के लिए हमें से जो है हम टाइप ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। टाइप हमें बता देता है कि इंट एरे की कौन सी टाइप है। अगर मैं टाइप इंट एरे करूँ तो D वर्ड है तो मुझे वो 4 रिटर्न कर देगा, तो ऑटोमेटिकली उससे अगले वाला फोर्थ ऑफसेट जो है वो पिक कर लेगा। तो EDI में हम फिर नेक्स्ट ऑफसेट को सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो वही नंबर ना यूज़ हो बल्कि नेक्स्ट वाला यूज़ हो। तो इस तरह से ये लूप 4 टाइम्स चलेगा और EX में पहला एलिमेंट में दूसरा, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरा, फिर जो आंसर आएगा उसमें चौथा एलिमेंट ऐड होगा और जो रिजल्ट आएगा वो EAX में सेव हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसा हम कर सकते हैं एरे को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीइंग ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जो स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए। प्रोग्राम्स ऑफन कॉपी लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। द डाटा मे बी अरेज और स्ट्रिंग बट दे कैन कंटेन एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने एक सोर्स बनाया है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, दिस इज द सोर्स स्ट्रिंग के नाम से। टारगेट बाइट साइज ऑफ सोर्स STUP0। मैं इस सोर्स से इस स्ट्रिंग को मूव करना चाहता हूँ अपने टारगेट में। ठीक है, टारगेट भी बाइट टाइप का और सोर्स बाइट टाइप का, लेकिन मुझे इसके अंदर जो एरे या स्ट्रिंग बनानी है वो मुझे इतनी बनानी है जितना इसका साइज है। जितने इसके कैरेक्टर्स हैं उतने ही इसमें इसका स्पेस होनी चाहिए। तो मैं इसको DUP ऑपरेटर यूज़ करके साइज ऑफ से फाइंड कर लूँगा ये कितने इसका साइज है और उतने ज़ीरोज़ में से इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमने एक मेन प्रोसीजर कॉल किया, मूव ESI 0। ESI में इनिशियली हमने 0 सेव किया। मूव ECX साइज ऑफ सोर्स। ठीक है, तो लूप कितने टाइम चलेगा स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, जितने इसके एलिमेंट हैं, तो वो साइज ऑफ सोर्स से हमें पता चल जाएगा। तो ECX से हमने लूप काउंटर को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट इस लूप को हमने चलाना है। ये लूप चलेगा जितना ECX में वैल्यू है वो हमने ऑलरेडी लूप काउंटर को सेट कर लिया। तो सबसे पहले हम मूव AL करते हैं सोर्स ESI, गेट ए करेक्टर फ्रॉम सोर्स। ठीक है, तो हमने सोर्स से करेक्टर को ले लिया। ठीक है, ESI में इनिशियली 0 है, तो सोर्स ऑफ 0 मतलब पहला पहला जो एलिमेंट है सोर्स से क्या होगा, लिखा जाएगा सोर्स 0। ESI में इनिशियली हमने 0 रखा और 0 का मतलब पहले इंडेक्स पे T होगा, तो T मेरा मूव हो जाएगा टारगेट में। टारगेट में इसको अभी फिलहाल मैं इसको एक रजिस्टर में मूव कर रहा हूँ, AL में डायरेक्टली टारगेट में मूव नहीं कर रहा। AL में मूव करने के बाद इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी टू मेमोरी हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मैंने 8 बाइट है तो AL 8 बाइट का रजिस्टर, 8 बिट का रजिस्टर यूज़ कर लिया। तो मैंने 8 बिट के रजिस्टर में सोर्स ESI को सेव कर लिया जो कि फर्स्ट T है मेरा। नेक्स्ट में अब इस AL में जो वैल्यू है T है मेरा, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ अपने टारगेट में। तो टारगेट के पहले एलिमेंट में इसको मूव करना है, इसको डायरेक्टली नहीं हमने मूव करना क्योंकि ये भी हमने DUP करके मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनिशियलाइज किया है, एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया है। तो मैं AL को मूव करूँगा पहले लोकेशन के ऊपर। तो ESI में अभी भी 0 है, तो इसमें ये आपका सेव हो जाएगा।
नेक्स्ट अगले कैरेक्टर की तैयारी करनी है हमें, तो हमें ई एस आई में एक का एडिशन करनी है, क्योंकि बाइट है तो 1 बाइट लेगा, तो मैं इंक्रीमेंट ई एस आई कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लूप चले तो ई एस आई 0 पे ना हो, बल्कि उससे नेक्स्ट वाले पे आ जाए, यानी एज पे आ जाए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग जो है वो मूव होती जाएंगी, और वो सारी की सारी सोर्स से मूव होके टारगेट में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।